बच्चे तो बहुत कम है, लेकिन मैं रुकेगा नहीं साला, है नहीं, मैं रुकेगा नहीं, आज मैं पढ़ाऊंगा पूरे मूड में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे कल की कहानी का नेक्स्ट पार्ट। टॉपिक है स्टैंडिंग वेव। टॉपिक है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव, इनको हम स्टेशनरी वेव भी बोल देते हैं, स्टेशनरी वेव, ठीक है। और शॉर्ट में इसे हम हरामखोरी में SW बोलेंगे। शॉर्ट में, ये स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं है। जैसे SHM एक स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है जो ऋतुराज सर ने नहीं बनाई। SHM बोलोगे तो सब समझ जाएंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन ये SW सिर्फ हमारे आपके बीच में शॉर्ट फॉर्म है ना, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे काफी टफ टॉपिक माना जाता है वेव में, द टफेस्ट टॉपिक कंसीडर्ड, मतलब इसको टफेस्ट टॉपिक माना जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है, कि यदि हम किसी टॉपिक को पहले ही सरेंडर कर दें, पहले ही इस सेंटेंस को सुना दिया कि ये टफ है, ये सरेंडर कर दें, तो ऐसे तो हम कभी कोई चीज सीख ही नहीं सकते। कठिन तो साइकिल चलाना भी था हमारी लाइफ में, कठिन तो साइकिल चलाना भी था ना। पहले दिन से ही साइकिल चलाना नहीं जानते थे, ऑपरेट करना नहीं जानते थे ना। अब साइकिल आप तभी सीख पाए जब आपने जिद पाल ली थी कि नहीं मुझे सीखनी है। यदि वो जिद हो तो आप साइकिल सीखे, और आज वो एफर्टलेस हो गई है। पता है होता क्या है, साइकिल जब हम चलाना सीखते हैं या कोई गेम भी खेलना नया ना सीखते हैं, पहली बार गिरते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन यदि हमें वो जिद है, इंटरेस्ट है, नहीं मुझे सीखना है, कि मुझे बैलेंस करना सीखना है, अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि आप वो बैलेंस करना सीख जाते हो, चलाना सीख जाते हो। अंदर से एक इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाते हैं। आपको वो कोई बता नहीं सकता कि अचानक आपको क्या हुआ कि आप साइकिल चलाना सीख गए। वो आपकी प्रैक्टिस थी, और ना ही वो आपको किसी को डिलीवर कर सकते। देखो ऐसे चलाई जाती है साइकिल, किताबों में पढ़ के साइकिल नहीं सीखी जा सकती, स्विमिंग नहीं सीखी जा सकती केवल किताबी ज्ञान से। अचानक से आपको एक इंस्टिंक्ट आएगा। वैसे ही मैं अपनी मेहनत का वादा करता हूं, स्टैंडिंग वेव का मैं पूरे जोर लगा दूंगा। हो सकता है इन द बिगनिंग आप साइकिल की तरह गिरो, हो सकता है मास्टर क्या पढ़ा रहा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप हिम्मत मत हारना। जैसे मैं आपको 11th में यहां तक ले आया हूं, मोस्ट ऑफ द टॉपिक आप मानते हो ना कि मैंने स्टार्टिंग में कुछ रहे होंगे, लेकिन आपके दिमाग में एंड तक आते आते हिट हुए ना। कुछ टॉपिक होते हैं ऐसे, ये टॉपिक है, एक बार ही आपको हिट हो जाएगा ना, तो ये आप ही कहोगे ये तो दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है, ये तो बहुत ही आसान था सर, वैसे ही हुआ आप कह रहे थे कठिन है। एक बार जैसे साइकिल के अंदर बैलेंस करना सीख जाते हो ना, फिर आपको लगता है साइकिल चलाने में है क्या, आप इसे कहोगे स्टैंडिंग वेव में समझने में है क्या। तो इधर से मैं अपने एफर्ट डालूंगा, उधर से आप अपने एफर्ट डालना। बीच में यदि कोई बोरिंग पार्ट हो जाए, जैसे मैं कोशिश करूंगा कि बोरिंग पार्ट ना हो, कोशिश करूंगा, लेकिन हिम्मत मत हारिएगा। और इस डायलॉग को लेके क्लास स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा है कि मुसीबतों से ही निखरती है शख्सियत इंसान की। वो झरना भी क्या झरना जो पहाड़ों से ना टकराए, है ना, वो झरना भी क्या झरना जो पहाड़ों से ना टकराए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग वेव। एक्चुअली क्या होता है, हमने कल सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था ना। ये क्या था, जब कोई दो वेव ओवरलैप करती है, कोई भी दो वेव, एक वेव ये रही, एक वेव ये भी ओवरलैप कर सकती है, सॉरी ये भी ओवरलैप कर सकती है ना। इसका एम्पलीट्यूड बड़ा, इसका छोटा, ये दो वेव भी ओवरलैप कर सकती है बेटा। अब आप कहोगे ये कैसे करेंगी, माना ये थोड़ी तेज चले 2v स्पीड से या v स्पीड से, तो थोड़ी देर बाद इसको ओवरलैप कर जाएगी, है ना। तो यहाँ पर भी जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसमें भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, ये भी ओवरलैप कर सकती है, ये भी। यानी ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट था कि कोई भी दो वेव ओवरलैप करे। लेकिन आज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक स्पेशल केस हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी एक स्पेशल केस क्या, कि दो वेव सुपर इंपोज करेंगी आप, एक ये और एक ये। शर्त क्या होंगी, बिल्कुल जुड़वा बहने हो, जुड़वा, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन का अंतर हो कि एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, इसके अलावा इनमें यदि कोई अंतर नहीं है। जैसे इनका एम्पलीट्यूड एक जैसा हो, एक जैसा ही एम्पलीट्यूड हो, छोटा बड़ा नहीं हो, एक जैसी स्पीड हो, स्पीड यानी एम्पलीट्यूड को हम आर से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं ना, तो इसका एम्पलीट्यूड एक जैसा हो, इसकी स्पीड एक जैसी हो। स्पीड आई एम सेइंग अबाउट द स्पीड, फ्रीक्वेंसी दोनों की एक सी हो, वेवलेंथ दोनों की एक सी हो, सब कुछ एक से ही बोल रहा हूं। नेचर एक सा हो, नीचे जगह नहीं रहेगी, तो नेचर एक सा हो। यह नेचर का क्या मतलब, बहुत बढ़िया नेचर, इसका बढ़िया नेचर है तो इसका, ये राक्षस प्रवृत्ति की है तो ये भी राक्षस प्रवृत्ति की है, नहीं। एक्चुअली यह नेचर का मतलब है, यदि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है
तो ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेव ही हो, और यदि ये ट्रांसवर्स वेव है तो फिर ये भी ट्रांसवर्स हो। मतलब यार नेचर का मतलब कभी ये कहना चाहता है हर तरीके से एक जैसी हो। अब कुछ बचा है एक जैसा करने को? कुछ नहीं बचा। एक बार फिर से सुन लो, एम्पलीट्यूड एक जैसा, स्पीड एक सी, फ्रीक्वेंसी एक सी, वेवलेंथ एक सी, नेचर एक सा। हाँ, बट केवल ओनली डिफरेंस कि v1 इक्वल टू माइनस v2 हो, यानी स्पीड एक जैसी हो पर वेलोसिटी जस्ट अपोजिट हो। जस्ट अपोजिट हो, ऐसी भी नहीं हो, जस्ट अपोजिट हो। तो जब दो ऐसी वेव सुपर इम्पोज करेंगी, ऐसी वेव करेंगी, उसको हम रिजल्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकालेंगे, लेकिन जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो ऐसा होगा, जो ऐसा लगेगा, जो रिजल्टेंट जनरेट होगा, ऐसी दो वेवों का जो रिजल्टेंट क्रिएट होगा, उस रिजल्टेंट को स्टैंडिंग वेव बोल नाम दिया है। ऐसी दो वेव, इन प्रॉपर्टीज की दो वेव सुपर इम्पोज करेंगी, ठीक है, सुपर इम्पोज, तो जो रिजल्टेंट डेवलप होगा उसको बोलेंगे स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव क्या है, पहले किताबी ज्ञान देखते हैं। स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव, ठीक है, व्हेन दीज आर जनरेटेड, ये कब जनरेट होती है? व्हेन टू आइडेंटिकल वेव हैव सेम एम्पलीट्यूड, हैविंग सेम स्पीड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम नेचर, superimpose each other, moving in opposite direction, exact opposite direction, then the resultant wave so formed is called standing wave। और वो resultant wave ऐसा लगता है, लगता नहीं होता है ना, वेव ऐसे जा रही ना ऐसे जा रही। मतलब जैसे आपने वो वीडियोस देखे थे पिछली में, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए, ठीक है, जब आपने वो झटका दिया तो वो झटका आगे जाते हुए दिखा। जब आप यहाँ जर्क देते हो तो ये जर्क आगे जाते हुए दिखेगा, ऐसे ट्रैवलिंग वेव बोलते हैं जिन्हें। आप फील करोगे कि ये आगे जा रही है। यदि मैं आपको इधर से झटका दूं, ठीक है, तो इसमें फील करोगे कि ये वेव आगे जा रही है, लेकिन जब ये दो वेव सुपर इम्पोज हो जाएंगी तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि वेव लेफ्ट या राइट कहीं जा रही है। ऐसा लगेगा पार्टिकल अपनी तरफ खड़े खड़े होके उछल रहे हैं, बस अपनी तरफ होके उछल रहे हैं बस। द रिजल्टेंट वेव आपको लगेगी ही नहीं कि वो चल रही है। और सच्चाई ये है, ये वेव है भी नहीं। अब इन दोनों के रिजल्टेंट के बाद जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा वो एक्चुअली वेव है ही नहीं। नाम में जरूर वेव आ गया है क्योंकि इन दोनों के दो ट्रैवलिंग वेव के सुपर इम्पोजिशन से बनी है, और ये वास्तविकता में वेव होती ही नहीं है। बस वेव के कुनवे से निकली, इसको नाम दे दिया है वेव। जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ोगे तो इसमें वेव जैसा कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ ऑसिलेशन है, सिर्फ ऑसिलेशन है कई सारे पार्टिकलों का। अब नाम तो रख देते हैं, अब नाम में क्या है ना, लोग अपने कुत्ते का नाम टाइगर रख देते हैं कि नहीं? कुत्ते का नाम शेरू, शेरू आए इधर। प्रथम नाम का लड़का भी थर्ड प्राइज जीतता है। खुशबू नाम की लड़की भी पागती होगी, खुशी नाम की लड़की भी डिप्रेशन में आ जाती है, शिखर नाम का लड़का भी ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। तो नाम में क्या है बेटा? सात्विक नाम का लड़का KFC जाता है, इट डजंट मैटर। तो कभी कभी नाम कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। अब मैं अपना नाम रख लू ऋतुराज ओबरॉय, है ना, ऋतुराज सिंघानिया, तो बताना सरनेम इसने वेव रख लिया, तो जरूरी नहीं है, कभी कभी नाम कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। मैं अपना नाम रख लू ऋतुराज अंबानी, तो मेरी प्रॉपर्टी तो मैच नहीं करेगी ना, या मैं ऋतुराज करने लग जाऊं थोड़ा सा, ऋतुराज खान। तो समटाइम्स, चलिए अब आइए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पहले मैंने किताबी ज्ञान दे दिया, और एक और किताबी ज्ञान, यदि सुपर इम्पोजिंग वेव दोनों ही ट्रांसवर्स हैं, दोनों ट्रांसवर्स होनी चाहिए, तो उसे बोलेंगे ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव। और यदि दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल है तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव। ये तो हुआ किताबी ज्ञान। लेकिन अब आइए, ये दिखेंगी कैसी हमें, है ना। आपका 2 नंबर 1.5 नंबर तो इसी में मिल जाएगा जो मैंने बता दिया, किताबी ज्ञान, ठीक है। लेकिन वो रिजल्टेंट दिखेगा कैसे? अब मैं यहाँ एक बात और बोलूंगा आपको, ये यदि लेक्चर ढंग से समझना है तो एटलीस्ट वो वाली वीडियो देख के आना जो मैंने आपको भेजी थी, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, है ना। वो जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो देख के आना था आपको। यदि वो आप देख के आओगे, मैं लिंक डाल दूंगा, यूट्यूब की ही कोई एक रैंडम वीडियो है, तो उसको देखोगे तो शायद आपको और अच्छे से हिट करेगा, ये टॉपिक हिट करेगा, मुझे और आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी समझने की। चलिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से फिर भी कोशिश करूंगा। स्टैंडिंग वेव, अब देखिए 2 वेव आएंगी। मान लो एक वेव ऐसे है, ये ऐसे है, और ये रस्सी है ना, एक ही रस्सी है, और एक वेव ऐसे आ रही है इधर से, मतलब 2 वेव आ रही है। इन 2 वेव का कोलिजन होने वाला है। हालांकि वेव में कोलिजन वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, सुपर इम्पोज वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज करेंगे, अभी तो ये दोनों इंडिविजुअल वेव है, दिस इज y1, दिस इज y2, ये दोनों इंडिविजुअल वेव है, इनमें सब कुछ सेम होना चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन 180 डिग्री अपोजिट होनी चाहिए। जब ये सुपर इम्पोज करेंगी, तो ठीक है, मैंने एक जुगाड़ भी बनाई है, मे बी पॉसिबल। देखिए, एक वेव ऐसे आ रही है, एक वेव ऐसे आ रही है, यू करके। अब अभी तो ये इंडिविजुअल है, लेकिन जब ये सुपर इम्पोज करेंगी, अभी सिर्फ इतना पोर्शन सुपर इम्पोज हुआ है,
तो ध्यान रखना जितना सुपर इम्पोज हुआ है वो स्टैंडिंग वेव है। अब इतना हिस्सा दोनों का सुपर इम्पोज हो गया, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, है ना। जब ऐसी वेव सुपर इम्पोज करती है तो उसको, अब आप वो रिजल्ट देखिए कैसा दिखेगा। अच्छा, हम में से कितने लोगों ने वो वीडियो देखी थी, डेमोन्स्ट्रेशन उस देख के आए हैं या देख चुके हैं डेमोन्स्ट्रेशन वो वाला कि स्टैंडिंग वेव दिखती कैसी है, वो दिखती कैसी है, भूमिका ने देखा है ना, हर्ष ने भी देखा है, वेरी गुड। तो फिर बहुत सहूलियत रहने वाली है इन लोगों को। तो आइए, इसमें क्या होता है कि वो जो आपने वीडियो देखा था उसमें एक रस्सी थी, ध्यान करो, ठीक है, एक रस्सी थी, रस्सी का एक सिरा फिजिकली क्लैंप था, रस्सी का एक सिरा फिजिकली क्लैंप था और एक सिरा एक मशीन से बंधा हुआ, मतलब एक वाइब्रेटर था, ये ऊपर नीचे होगा, गर 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 तर 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 ऊपर नीचे ऐसे करके मशीन चलेगी। ये यहां से हम फ्रीक्वेंसी चेंज हल्की कर देंगे तो ये धीमे धीमे ऑसिलेट होगा, तेज कर देंगे तो तेज ऑसिलेट होगा। मतलब ये वाला एंड, जैसे हम रस्सी को यूं कर देते थे तो मैं अपने हाथ से जर्क देता था, ठीक है, एक मिनट, ये जैसे सपोज करो मैं रस्सी है और अपने हाथ से जर्क दे रहा हूं यूं। अब मेरा हाथ कंप्यूटर नहीं है, मेरा हाथ कंप्यूटर नहीं है ना, कभी कम ज्यादा फ्रीक्वेंसी में परमानेंट सेट नहीं कर पाऊंगा, तो बस जो काम मेरा हाथ कर रहा था वो ये मशीन करेगी। हाथ को कभी तेज कर देंगे तो जल्दी 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 करेगी, धीमे कर देंगे तो धीमे धीमे करेगी। तो यानी जो ये इसे मान लो एक कंप्यूटर का हाथ है ये, यानी ये एंड ऑसिलेट करेगा और वो एंड फ्री एंड है। तो उसने क्या, आपने देखा था ना, आपने देखा था, यदि मैं तो उस रस्सी में कुछ पॉसिबिलिटीज जनरेट हुई थी, कभी इस रस्सी में उसका पहला फिगर देखना, ये बन गया था सीन, और ये इतनी जल्दी हो रहा था, ऐसा लगता था कि ये ऐसे देखा था ना। फिर उसने यहां से फ्रीक्वेंसी चेंज करी तो उसी रस्सी में, रस्सी की लेंथ तो वही थी ना, रस्सी की लेंथ थोड़ी नहीं चेंज हुई उस वीडियो में, ऐसे करके सीन क्रिएट हो गया यूं करके, यानी और उसने थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी चेंज की तो उसी रस्सी की लेंथ में 1 2 3 4 ऐसे करके सीन क्रिएट हो गया था। हो गया था या नहीं हो गया था? यानी रस्सी में जब वो जर्क दे रहा था, यहां से जर्क दे रहा था, तो जैसे जर्क दिए उसने तो या तो रस्सी में ये पॉसिबिलिटी डेवलप हो गई, रस्सी ऐसे करके वाइब्रेट करने लगी, रस्सी ऐसे करके वाइब्रेट भी कर रही थी, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी चेंज की तो रस्सी में ये मोड भी वाइब्रेशन जनरेट होने लगे। मतलब रस्सी कुछ छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड हो जाती थी, इनको सेगमेंट बोलते हैं। इसमें 1 2 3 4 रस्सी 4 सेगमेंट में डिवाइड हो गई। यहां से फ्रीक्वेंसी चेंज कर दो तो हो सकता है रस्सी में मात्र 3 सेगमेंट बने उस पूरी लेंथ में, हो सकता है रस्सी में 2 सेगमेंट बने। एक वीडियो उसने ये भी बनाया था कि हो सकता है रस्सी में सिर्फ एक ही सेगमेंट बने, सिर्फ एक ही सेगमेंट बने। मतलब रस्सी इतनी जल्दी ऑसिलेट करे कि रस्सी पूरी की पूरी पार्ट ऊपर चली गई, फिर यहां आ जाएगी, फिर ये सब इतनी जल्दी जल्दी हो रहा होगा। ये जो चीज दिखती है इसको स्टैंडिंग वेव, यानी स्टैंडिंग वेव दिखती ऐसी है। अब यदि ये वीडियो आपने देखा हो तो आपने देखा होगा ये डिस्टरबेंस ना तो आपको इधर जाते हुए फील आ रहा होगा ना ऐसा फील आ रहा होगा कि इधर जा रहा है। जब हम एक सिंगल जर्क देते हैं तो ये फील आता है। कल जब रिफ्लेक्शन वाली वीडियो भेजी थी कि हाँ आप फील करते हो ये इधर जा रही है, टकरा के इधर आ रही है, लेकिन इसमें तो ये फील ही नहीं आएगा कि वेव जा किधर रही है, फील ही नहीं आएगा कि ये वेव जा किधर रही है, लेफ्ट में राइट में, ठीक है, क्योंकि इसमें ये फील नहीं होता कि ये वेव किधर जा रही है, फील क्या होता भी नहीं है। तो इसलिए इनको नाम दिया स्टैंडिंग वेव। अपनी जगह पे बस खड़े होकर हिलना, अपनी जगह पे ही खड़े होकर उछल कूद मचाना। रस्सी का इतना पार्ट अपनी जगह पे उछल कूद कर रहा है, रस्सी का इतना पार्ट अपनी जगह पे उछल कूद मचा रहा है, रस्सी का इतना पार्ट उछल कूद मचा रहा है। रस्सी 3 नहीं हुई है, एक ही रस्सी थी। तो ये क्या चीज है, ये जो पॉसिबिलिटीज है, रस्सी में ये पॉसिबिलिटीज आ सकती है, रस्सी में ये भी पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है, रस्सी में ये भी पॉसिबिलिटी, ये डिपेंड करेगा मोड ऑफ एक्साइटेशन से कि आप यहाँ किस फ्रीक्वेंसी से एक्साइटेड कर रहे हो। अब हम जब बांसुरी बजाते हैं, पी, जो बांसुरी बजाने वाला जानता है वो उसी में, इस बांसुरी में से सा रे गा मा पा धा नी सा निकाल लेता है ना, क्योंकि वो जानता है कि बांसुरी में क्या क्या एक्साइटेशन करनी है। तो वैसे ही ऐसे मान लीजिए अलग अलग सुर निकल रहे हैं, सुर तो नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो ये तो डिपेंड करता है ना कि वो बांसुरी में किस तरीके से उंगली करता है। उसी बांसुरी में सा, उसी बांसुरी में रे गा मा पा धा नी सा निकल रहे हैं ना, तो उसी रस्सी में ये एक्साइटेशन जनरेट हो सकता है, ये हो सकता है, ये स्टैंडिंग वेव ऐसी दिखती है। अब इस स्टैंडिंग वेव में, एक स्टैंडिंग वेव में अब इस पॉइंट को यदि आप गौर करना, अच्छा पहले तो ये स्टैंडिंग वेव बनी क्यों सर, आप तो ये कह रहे थे जब 2 वेव ऐसे सुपर इम्पोज करती है, तो यहां कौन सी 2 वेव सुपर इम्पोज कर रही है बताता हूं। एक्चुअली उसने यहां से एक वेव भेजी, यहां से सपोज करो वेव ऐसे भेजी है, ये वेव भेजी वहां पर, यहां से जर्क दिया तो वहां पे वेव गई होगी, अब वो वहां से टकरा के आई होगी,
अब टकराने वाली वेव ऐसे भी आ सकती है, मान लो ऐसे आई, तो बताना दो वेव सुपर इम्पोज कर गई नहीं कर गई? एक वेव ऐसे गई और एक वहां टकरा के आ रही है, एक ऐसे गई और एक टकरा के आ रही है, एक ऐसे गई। इसको आप इंसिडेंट वेव बोल सकते हो, जो यहां से फेंकी है और वहां से एक रिफ्लेक्ट होके आ रही है। अब क्योंकि मशीन से क्रिएट किया गया है, तो हम ये मान सकते हैं एनर्जी लॉस कंपनसेट हो रहा होगा। तो बताना दोनों की स्पीड सेम, एम्पलीट्यूड सेम, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो क्योंकि यहाँ पर एक वेव यहां से फेंकी जा रही है और एक वहां से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ये दोनों वेव सुपर इम्पोज कर जाती हैं। इन दोनों के सुपर इम्पोजिशन से या तो ये सीन दिखेगा या ये दिखेगा। ये डिपेंड करता है कि यहां से आप कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हो, ये इस बात पर डिपेंड करेगा। हो सकता है पूरी रस्सी की लेंथ, अच्छा चारों में यदि कोई समानता है तो समानता ये है रस्सी की लेंथ एल ही है, रस्सी की टोटल लेंथ एल है। हो सकता है रस्सी में, ये बताइए ये क्या चीज है, पूरी रस्सी में एक वेवलेंथ एक्साइट हो जाए, हो सकता है पूरी रस्सी में आधी वेवलेंथ ही एक्साइटेड हो सकता है पूरी रस्सी में एक प्लस आधी 1.5 वेवलेंथ एक्साइट हो। ये डिपेंड करेगा मोड ऑफ एक्साइटेशन से कि आप वहां से किस तरीके से जर्क दे रहे हो। तो पहले तो ये समझिए कि यहाँ ऐसा क्यों दिखा, स्टैंडिंग वेव की पॉसिबिलिटीज क्यों है वहां, क्योंकि एक वेव उसने मशीन से फेंकी, एक वहां से रिफ्लेक्ट हो गई। अच्छा रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड बाउंड्री है, वो रिजिड बाउंड्री है, ठीक है, तो वहां से रिफ्लेक्शन हुआ, वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां से जा रहा है, ये दोनों वेव सुपर इम्पोज कर दी है। दैट्स व्हाई आपको ना तो वाई आई दिखेगा ना वाई आर दिखेगा, आपको रिजल्टेंट वेव दिखेगा। अब वो रिजल्टेंट वेव इनमें से कुछ भी ऑप्शन दिख सकता है होपफुली यहाँ पे। अब एक मेरे पास कुछ पॉसिबिलिटीज है, ये वाली तो मैं अभी दिखा दूंगा। ये मैंने एक रबर बैंड लिया, रबर बैंड दिख रहा है, दोनों एंड इसके फिक्स कर दिए, मैं यहां से उंगली करूंगा इसमें यूं, इसको जर्क दूंगा, है ना। अब यहां से जो जर्क जाएगा, अब मेरे दोनों हाथ फिक्स हो गए, अब मुंह से लगाऊंगा तो फिर मुंह बोल नहीं पाऊंगा। चलिए ये दो रबर बैंड था, यहाँ पे यहां से जर्क दूंगा तो वो जर्क यूं जाएगा, फिर वो यूं भी रिफ्लेक्ट होगा, दोनों वेव सुपर इम्पोज। हालांकि इसमें मल्टीपल सुपर इम्पोजिशन है ना। कैसे मल्टीपल की, जो एनर्जी यूं गई रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होके आएगी, फिर इस हिसाब से वापस रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ये अब आप देखिए, मैं सारा कुछ तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये आपको ये पॉसिबिलिटीज तो मैं भी दिखा सकता हूँ। ये रही रस्सी, ये देखिए जर्क, कुछ दिखा दोबारा। इसमें एनर्जी लॉस भी हो रहा है क्योंकि ये मशीन नहीं है, इसमें तो मशीन कंटिन्यूअसली एनर्जी कंपनसेट कर रही थी, इसलिए इसमें डैम्पिंग भी होगी। डैम्पिंग याद है ना आपको ऑसिलेशन में, लेकिन कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए इसे देखना चाहिए आपको। कुछ दिख रहा है। अब ये इतनी जल्दी जल्दी होता है, इतनी जल्दी जल्दी होता है, रस्सी 3 नहीं हो गई है, रस्सी 6 नहीं हो गई है, 2 नहीं हो गई है, ये इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है। देखिए 1 मिनट, अरे यार 1 मिनट, ये इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, देखिए यूं 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 यूं, इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है। ये समझ रहे हो कि नहीं, ये इतनी जल्दी हो रहा है। अच्छा एक्चुअली ये जो हमें 2 2 3 3 दिख रहे हैं, ये हमारी आंखों की कमी है। आंखों में एक परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है। एक्चुअली क्या होता है, आंखों में जब भी कोई इमेज बनती है रेटिना पर, तो वो 1/15 सेकंड तक रहती है हमारी रेटिना पर, 1/15 सेकंड तक रहती है। अब मतलब थोड़ी देर तक रेटिना पर रहती है वो। अब जब वो हटेगी, दूसरी आएगी, तो आप डिफरेंस देख सकते हो, लेकिन पहली इमेज हटी नहीं, दूसरी भी घुस गई उसमें, इसलिए आपको ऐसा दिखने लग जाता है ये ये रस्सी 2 2 3 3 हो गई। जबकि सच्चाई ये है, रस्सी एज एन होल, क्या से पकड़ू, 1 मिनट रुको, चलो रहने दो। फील आ रहा है ना, क्योंकि मेरे दोनों हाथ यहां हो जाते, मैं फंस गया संकट में, यूं पकड़ू। हाँ तो देखिए बेटा, रस्सी एक्चुअली ऐसे हो रही है, जल्दी 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 जल्दी। रस्सी एज एन होल, पूरा सेगमेंट ऐसे नीचे गिर जाता है, फिर स्लो मोशन में देखिए यूं आ जाता है, ठीक है, फिर एज एन होल यूं हो जाती है। अब ये जल्दी जल्दी हो रहा है। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, ये वाला, ये समझ में आया कि नहीं, ये देखना। हालांकि मैं एक कोशिश और करूंगा, मैंने कहा ना मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, सब कुछ अपने पास जो मैक्सिमम जुगाड़ है, कि एक्चुअली में ये रस्सी इतनी जल्दी 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 हो रहा है। दिस इज वन टाइप ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब मैं एक और चुल्ल करूंगा, अब क्योंकि मेरा हाथ कंप्यूटर नहीं है, मेरे हाथ मशीन नहीं है, तो अब मैं एक और तरीके से इसमें फ्लक्चुएशन करूंगा। उसमें पता है क्या होगा, उसमें ये इनका मिक्सचर दिख सकता है आपको। उसके लिए गिद्ध की नजर रखनी है, बाजीराव की नजर रखनी है, ये पल भर के लिए दिखेंगे, ये पल भर के लिए। हो सकता है मैं सफल हूं, हो सकता है नहीं भी हूं, देखना। सबसे पहला तो पहला वाला दिखेगा सिर्फ, लेकिन अब देखिए कुछ कुछ थोड़ी देर के लिए, पल भर के लिए कुछ दिख जाए, मतलब इसमें भसड़ है, इसमें कई सारी चीजों, स्टेशनरी वेव भी सुपर इम्पोज हो गई है एक्चुअली। पल भर के लिए कुछ कुछ, ये वाला दिखा, ये वाला शायद ये दिख जाए। एक बार फिर से कोशिश करता हूं, देखो देखो दिखा था अभी, ये
ठीक है, कोशिश करोगे, गिद्ध की नजर रखोगे। अब मेरा हाथ एग्जैक्ट उसकी मशीन की तरह कंप्यूटर नहीं है जो इसको एक फिक्स फ्रीक्वेंसी सेट कर ले, कुछ फिक्स। मैं यहाँ पे अब आपने क्या देखा, यदि मैं यहां से एक्साइटेशन चेंज कर दूं तो यहाँ जो पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो अलग हो सकती हैं। अच्छा, मैं अब आपको दिखाता हूँ, फील कराता हूं कि ये ऐसा आपने कहां और शायद देखा हो। यदि आप पतंग उड़ाने के शौकीन हो, पतंग उड़ रही है सद्दी से, काफी ऊंची उड़ गई, सद्दी भी निकलने लगी, एक ने चरखी पकड़ रखी है, चरखी वाला आपसे कम से कम सपोज करो 2-2.5 मीटर दूर है, आप पतंग उड़ा रहे, जैसे ही आप ढील छोड़ना स्टार्ट करते हो तो आप चरखी और आपके हाथ तक का स्ट्रिंग का फ्लक्चुएशन दिखना ऐसा दिखेगा। जहां से धागा निकल रहा है और आपके हाथ तक आपको इस तरीके से दिखेगा, बशर्ते एक अच्छी सद्दी से अच्छे तरीके से निकल रही हो। कितने लोगों ने ये नोटिस किया है, यदि आप पतंग उड़ा रहे हो सद्दी, अब आपने, हालांकि ये पतंग उड़ाना ही चलन में खत्म हो गया, अब तो केवल पेच लड़ाना चलन में हो गया है नहीं, पतंग कौन उड़ाता है, पेच लड़ाते है ना। चलिए लीव इट। पहले मैं ये मान लू यहां तक मेरी कोशिशें समझ में आ रही है कि, क्योंकि जब तक अच्छा आप बताता हूं मैं आपको, आप एक उस युग में जी रहे हो जहां आप ये चीजें विजुलाइज कर सकते हो। यूट्यूब पर तमाम वीडियो मौजूद है, यदि आपके पास एपरेटस नहीं है, ठीक है, तो आप इनको यूट्यूब से देख के डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हो। हमसे पूछो हम किस युग से पढ़ के आए हैं, मास्टर कुछ और पढ़ा रहा है, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा कि मास्टर क्या फील कराना चाह रहा है। ठीक है, कुछ चीजें दिक्कतें मैं भी दे रहा हूँ कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आपको वो फील नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी पार्शियल तो आप उस युग में जी रहे हो ना, मानना पड़ेगा कि आप वहां से फील ले सकते हो। अब मास्टर ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने एफर्ट दे रहा है, टीचर की कोई कमी नहीं है, वो अपने एफर्ट दे रहा है, लेकिन ऐसे कैसे समझ में कोई चीज आ जाएगी। तो वेव में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है, एक बार बस आप एक बार जब विजुअलाइजेशन देख लोगे ना, अच्छा ऐसे बोलते स्टैंडिंग वेव, काफी चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी, काफी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक, अब आ जाइए, हाँ, तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज इन द स्प्रिंग। हो सकता है ऐसे दिखे, ऐसे। अच्छा, उसने जो मैंने आपको लिंक भेजी है, वीडियो भेजा है, उसने एक अच्छी बात यह है कि उसने इस जैसी स्टैंडिंग वेव बनी, उसने इसे स्लो मोशन में भी दिखाया है। स्लो मोशन में, उसके पास स्लो मोशन कैमरा थे। एक्चुअली देखिए, स्लो मोशन में दिखाता हूं, पहले इसको हटा दिया इसने, रस्सी ऐसे दिखेगी पल भर के लिए, देखना उसके स्लो मोशन को। फिर ये रस्सी, इसको दिखाता हूं मैं, छोटे छोटे हिंट में उसने क्या दिखाया है कि रस्सी ऐसे हो गई, ठीक है, थोड़ी देर के बाद रस्सी सीधी हो गई, मतलब ये हिस्सा नीचे आ रहा है और ये हिस्सा ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट है ना, अच्छा ये बिल्कुल हिल ही नहीं रहे। अच्छा, एक मिनट और पहले इसे बताओ, आप इस पॉइंट के बारे में एक खास बात देखोगे, एक खास बात, ये चलो ये पॉइंट और ये पॉइंट समझ में आते हैं कि ये नहीं हिलेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट समझ में आते हैं ये नहीं हिलेंगे, क्योंकि ये फिजिकली क्लेम्ड है। जो पॉइंट फिजिकली क्लेम्ड होगा वो हिल कैसे सकता है। चलो हम ये मानते हैं कि ये नहीं हिलेगा, ये नहीं हिलेगा, ये नहीं हिलेगा, परमानेंटली रेस्ट पर है मान लिया, परमानेंट रेस्ट पर है मान लिया, लेकिन आप इस पॉइंट की वो देख रहे हो ढीठपना, ये पॉइंट तो फिजिकली क्लेम्ड नहीं है ना, ये पॉइंट तो फिजिकली क्लेम्ड नहीं है, फिर ये क्यों नहीं हिल रहा। ये खूबसूरती स्टैंडिंग में देखिए, ये पॉइंट तो हमने किसी से बांधा नहीं, फिर ये क्यों नहीं हिल रहा। ऐसे पॉइंट जो ढीठ बन के रुक जाते हैं, ठीक है, उनको हम नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नोड। हालांकि इसे भी बोलेंगे नोड, इसे भी बोलेंगे नोड, लेकिन ताज्जुब तो हमें इस पॉइंट का होना चाहिए कि ये पॉइंट हमने फिजिकली क्लैंप नहीं कर रखा, फिर भी नहीं हिल रहा साला। ऐसे इसमें ये तो नोड है ही, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ नोड 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 बन जाते हैं, जो बावजूद उसके कि रस्सी को हमने पूरी तरीके से स्वतंत्र कर रखा है, इतने हिस्से को जाओ हिलो, लेकिन ये पॉइंट मना कर देते हैं, रूठ जाते हैं। मेरा बाबू रूठ गया कि नहीं मैं नहीं हिलूंगा, गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे पॉइंट को नोड बोलते हैं। आइए एक और डेमोन्स्ट्रेशन देखो, ये इसमें एक स्टैंडिंग वेव दिखाऊंगा। अब यहां पर एक पॉइंट देखना, यहां मैं तो सबको बराबर जर्क दे रहा हूं, इस पॉइंट को देखना यहां पे समवेयर, ये तो हिल ही नहीं रहा, देख रहे हो आप, जबकि मैंने इससे यूं तो नहीं कर रखा। देखो ये पॉइंट कितना उछल कूद मचा रहा है, लेकिन रस्सी का दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहां पर, कि ये तो हिल ही नहीं रहा, हिलने को तैयार ही नहीं है, गुस्सा हो गया बाबू मेरा। ऐसे पॉइंट को बोलते हैं नोड। ये देखिए, जबकि हम मानते हैं, ठीक है ना, ठीक, क्या बता रहा था भूला। तो नोड माने वो जो वो पॉइंट जहां से वेव जा तो रही है, लेकिन वो हिल ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा, हिल ही नहीं रहा। अब इस वाले पॉइंट को देखो, जो यहाँ इसको एंटी नोड बोलते हैं, इसको एंटी नोड बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा उछल कूद मचा रहा है। जैसे ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा उछल कूद मचा रहा है ना, ये थोड़ा कम मचा रहा है, ये थोड़ा कम मचा रहा है, ये बिल्कुल हिला ही नहीं रहा है ना। तो हमारी स्टैंडिंग वेव में एक डिक्शनरी वर्ड और है नोड। नोड 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 नोड, these are those points in the standing wave which do not oscillate at all at any instant,
ऐसा क्यों होता है वो भी कोशिश करूंगा। अभी तो मैंने कोशिश की है, शुरुआत की है, अभी तो मेरी सारी कोशिशें आपको स्टैंडिंग वेव का फील कराने में जा रही है। ठीक, हाँ, तो अब देखिए, जब आप इसका स्लो मोशन वीडियो देखोगे उस लिंक में, तो रस्सी ना एज ए होल वाइब्रेट नहीं करती है। ये वाला पॉइंट नोड है, ये हिलेगा ही नहीं, चाहे कोई सा भी क्षण आ जाए। ये रहा नोड, ये रहा नोड, और ये रहा नोड, ये हिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब रस्सी क्या स्लो मोशन में देखना, रस्सी का ये पार्ट नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। रस्सी का ये वाला पार्ट यहां से यहां तक, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। थोड़ी देर के बाद रस्सी ये नीचे हो जाएगी, ये वाला ऊपर हो जाएगी, है ना। ये इज इट ओके? इस तरीके से वाइब्रेट करती है स्टैंडिंग वेव। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो ये? अब इसको यदि मैं इतना जल्दी जल्दी करूंगा तो ये ऐसा दिखेगा बस। मतलब ये सब इतनी जल्दी जल्दी होगा कि हमारी आंखों के परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से आपके रेटिना पे ये इंप्रेशन आएगा, हो तो एक्चुअल में ये रहा है, हो तो एक्चुअल में ये रहा होता है। रस्सी छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है। सेगमेंट बोलते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच के रीजन को सेगमेंट बोलते हैं। और रस्सी पूरे सेगमेंट एक बार में ऊपर जाएगा, एक बार में बीच में आएगा, फिर एक साथ ही नीचे जाएगा। ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये एज अ होल पूरा एक बार में नीचे आएगा, एक साथ बीच में आएगा। ये ऐसे हो रहा होता है स्टैंडिंग वेव में। अच्छा, तो छोटी छोटी बातें यदि फील आने लगा तो छोटी छोटी बातें तो हम अभी क्लियर कर लेंगे। क्या मुझे ये बताइए, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके इस पूरी रस्सी में सभी पार्टिकलों का एम्पलीट्यूड एक जैसा है क्या? सभी पार्टिकलों का एम्पलीट्यूड एक जैसा है क्या? इसको देखो, या कंघी बराबर, क्या सभी पार्टिकलों का एम्पलीट्यूड एक सा है क्या? फिर से देखिए, क्या सभी पार्टिकलों का एम्पलीट्यूड एक सा है क्या? नहीं है, क्योंकि जो पार्टिकल यहां पर है वो इतने रीजन में ऑसिलेट कर रहा है, यूं यूं टू 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 टू, और ये वाला जो पार्टिकल है वो सिर्फ इतने रीजन में उसे ऑसिलेट करने को मिलेगा। इस वाले पार्टिकल को सिर्फ इतने दायरे में ऑसिलेट करने को मिल पा रहा है, इसको सिर्फ इतने दायरे में। तो जैसे जैसे हम यूं जा रहे हैं, एम्पलीट्यूड की वैल्यू इतनी से इतनी हो गई, इतने से इतनी होगी, इतनी। तो अब आप बताइए, ये शब्द समझ में आया? ये शब्द समझ में आया कि स्टैंडिंग वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड एक सा नहीं होता, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड एक सा नहीं होता। जैसे जैसे हम एंटी नोड से नोड की ओर मूव करेंगे तो वहां एम्पलीट्यूड तो जीरो ही हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है सारा एम्पलीट्यूड इस पे। इसमें ये पार्टिकल यू करके ऑसिलेट कर रहा है, ये यू करके ऑसिलेट कर रहा है, ये यू कर रहा है, और ये एम्पलीट्यूड खत्म हो गया। इसको एंटी नोड बोलते हैं, ऐसे पॉइंट को एंटी नोड बोलते हैं जो सबसे ज्यादा उछल कूद कर रहा होता है। किस वाले में कहा है एंटी नोड? यहां दिख पा रहा हो तो यहां पर बनेगा कुछ कुछ, यहां एंटी नोड बनना है और यहां नोड बनना है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, यहाँ नोड बनना है, यहाँ हिल ही नहीं रहा, जबकि मैंने तो उसे फिजिकली क्लैंप नहीं, चलो ये वाला एंड मान सकते हैं कि मेरे हाथ से बना हुआ है ना, ये लेकिन ये तो स्वतंत्र था ना। ठीक, चलिए, फिर भी नहीं हिला। तो अब मुझे ये बताइए, नोड तो हिलते ही नहीं है, तो नोड तो ऑसिलेट कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो मुझे जल्दी जल्दी बताना, क्या स्टैंडिंग वेव में सभी पार्टिकलों का एम्पलीट्यूड एक जैसा होता है? जल्दी बोलो, क्या स्टैंडिंग वेव में सभी पार्टिकलों का एम्पलीट्यूड एक सा होता है? नहीं होता। दूसरी चीज, क्या सभी पार्टिकलों का, नोड को छोड़ के, क्योंकि नोड नहीं हिल रहे है ना, क्या सबका टाइम पीरियड एक सा है? ये बताइए, क्या सबका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एक सा है क्या? इसको फील करिए, सबका, चाहे वो ये देख लीजिए चाहे ये देख लीजिए, क्या सबका टाइम पीरियड एक सा है? जल्दी बताइए, पहले मैं आपकी बुद्धि का लेवल देखता हूं। वेरी गुड कुलदीप, और बोलो। हाँ जी बेटा, भूमिका, वेरी गुड। हर्ष, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। क्या सबका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एक सा है? सिर्फ टाइम पीरियड की बात बोल रहा हूं। हाँ, टाइम पीरियड सबका एक सा है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे सपोज करो इसको 16 सेकंड लग रहे हैं ऑसिलेशन करने में, तो भले ही एम्पलीट्यूड सबका अलग अलग है, भले ही सबका एम्पलीट्यूड मान लिया अलग अलग है ना, अलग अलग है, लेकिन देखिए पूरी रस्सी एक साथ गई, फिर एक साथ बीच में आई। अच्छा, ऐसे करके मेरी आवाज समझ में तो आ रही है ना? फिर ऐसे करके नीचे एक साथ गई, तो सभी पार्टिकल मीन पोजीशन पे आ गए। आप किसी भी पार्टिकल का, कुछ लोग इस पार्टिकल को देखना, कुछ इस पार्टिकल को देखना, कुछ इसको देखना, कुछ इसको देखना, माना एम्पलीट्यूड सबके अलग अलग है, लेकिन स्टार्ट, स्टॉप, सबने एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया एक साथ ना। फिर से देखिए, माना सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, स्टार्ट, मीन पोजीशन से शुरू करके सब मीन पोजीशन पे ही आगे वापस। ठीक है ना?
तो सबका टाइम पीरियड एक जैसा रहा। अच्छा, जबकि एक चीज और हैंड टू हैंड देखते हैं, ये रही ट्रेवलिंग वेव, माना ये ट्रेवलिंग वेव है। ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन क्या होती है, आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये ट्रेवलिंग वेव का फेज होता है, ये ट्रेवलिंग वेव का एम्पलीट्यूड होता है। अब ट्रेवलिंग वेव का एम्पलीट्यूड सबका एक सा होता है, मतलब ये पार्टिकल मान लो आर एम्पलीट्यूड से उड़ गया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद इसको मौका मिलेगा। तो यदि हम एनर्जी लॉस कंसीडर ना करें तो जब वेव इस पे पहुंचेगी तो ये भी तो उतनी एम्पलीट्यूड से ऊपर उठ जाएगा, ये भी तो थोड़ी देर के बाद बताइए, ये भी तो उतनी एम्पलीट्यूड से ऊपर उठ गया। इस क्रॉस को देखिए, जब वेव वहां पहुंचेगी तो ये भी तो उतनी एम्पलीट्यूड से ऊपर उठ जाएगा। तो ट्रैवलिंग वेव में हर पार्टिकल को एक जैसा एम्पलीट्यूड रिसीव होता है, लेकिन स्टैंडिंग वेव में आपने देखा ना, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव में आपने क्या डिफरेंस पाया। ट्रैवलिंग वेव ट्रैवल करती है, स्टैंडिंग वेव स्टैंड करती है, खड़ी रहती है, बस वो चलती ही नहीं है। सबका एम्पलीट्यूड इसमें एक सा होता है, सबको मौका मिलेगा, इसमें सबका एम्पलीट्यूड एक सा नहीं होता। दूसरी चीज, यहां गौर से इस रस्सी को देखना, रस्सी पल भर के लिए स्ट्रेट हो गई कि नहीं होगी, रस्सी पल भर के लिए स्ट्रेट हो गई कि नहीं हो गई, पल भर के लिए सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पे आ गए। इसमें ये चीज कभी नहीं मिलेगी, इसमें पल भर के लिए भी यदि केवल एक ही ट्रैवलिंग वेव है तो पल भर के लिए भी रस्सी ये सीन नहीं दिखाएगी कि स्ट्रेट हो गई हो, तो इसमें कभी ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होता है, ऑल द पार्टिकल क्रॉसेस देयर मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली। और एक चीज और, अच्छा मुझे ये बताइए, चलो एक चीज और रह गया, क्या यहां से लेके यहां तक जो एक सेगमेंट है, सेगमेंट किसे बोलते हैं, इसको भी एक सेगमेंट बोलते हैं, दो कॉन्सेक्यूटिव नोड्स के बीच के जो रीजन है उसको सेगमेंट बोलेंगे हम। तो मुझे बताइए, क्या यहां से यहां तक एक सेगमेंट के सभी पार्टिकल सेम फेज में हैं या नहीं है। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप सेम फेज कितना याद है आपको, क्या होता है कि यहां से यहां तक के सारे पार्टिकल सेम फेज में है कि नहीं। नोड को छोड़ दीजिए, नोड ऑसिलेट नहीं करते, नोड को एक्सेप्ट करके क्या सभी पार्टिकल सेम फेज में है कि नहीं। सेम फेज बेटा किसे बोलते हैं, फिर अपनी मेरे पुराने ज्ञान को बटोरिए यार, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए रेस्पॉन्ड करने में। कुलदीप ने बोला नहीं, और बोलो बेटा, क्या यहां से लेके यहां तक के सभी पार्टिकल सेम फेज में है या नहीं है। यार तुम इतनी देर लगाओगे तो मैं कैसे समझाऊंगा आपको, जो दिमाग में चल रहा है वो वेट तो करो। तुमका ने बोला नो, कुलदीप ने बोला नो, हर्ष जल्दी बोल, क्या लगता है यहां से लेके यहां तक सभी पार्टिकल सेम फेज में है या नहीं। फिर मैं बात ही करना छोड़ देता हूं। हाँ, तो इतनी देर लगती है, जो भी आपने रेस्पॉन्ड किया तीनों ने दिया आंसर कि नहीं सर सेम फेज में नहीं है, सेम फेज में नहीं है, सेम फेज में नहीं है। लेट मी क्लियर, आप सेम फेज का मतलब ये समझ बैठे हो ना, यही होता है नो डाउट कि जब दो लोग ऐसे ऑसिलेट करते हैं उसे सेम फेज बोलते हैं, जब दो लोग ऐसे ऑसिलेट करते हैं। लेकिन आप एक चीज गलत सोच बैठे, मेरी पुरानी वीडियो देखना, मैंने एक चीज भी बताई थी, सेम फेज होने के लिए एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है, ये भी सेम फेज होता है बेटा। सेम फेज होने के लिए एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं होता, बस वो एक सुर में वाइब्रेट करें। मीन पोजीशन तो सब एक साथ मीन पोजीशन, एक साथ अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम, एक साथ फिर मीन पोजीशन, एक साथ फिर अपनी नेगेटिव, ऐसे भी सेम फेज होता है। मैं दोबारा एग्जांपल क्लियर करता हूं फिर जवाब देना। मान लो सामने प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 होता है, जितना बड़ा आप ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी बड़ी वो इमेज दिखाएगा। मान लो मैंने 5 फुट कोई बॉल ऊपर उठाई, और अभी एनर्जी लॉस कंसीडर नहीं करेंगे, मैंने कोई बॉल 5 फुट ऊपर उठाई, 5 फुट ऊपर, तो इमेज में भी वो 5 फुट ऊपर उठेगी जमीन से। अब जैसे ही मैं बॉल को छोड़ दूंगा तो जैसे जैसे बॉल नीचे जा रही है इमेज भी नीचे जा रही है, बॉल नीचे जा रही है इमेज भी नीचे जा रही है, बॉल टप्पा खाएगी इमेज में भी टप्पा खाएगी, यहां पलटेगी वहां भी पलटेगी। तो बताना ऑब्जेक्ट और इमेज सेम फेज में कर रहे हैं ना, सेम फेज में वाइब्रेशन कर रहे हैं, मान लिया क्योंकि सेम फेज है, एक साथ अपनी मैक्सिमम, एक साथ अपनी नेगेटिव मैक्सिमम, एक साथ मीन पोजीशन, ये कर रहे थे। अब दूसरा एग्जांपल आप भूल गए, दोबारा याद दिलाता हूं। यदि सामने कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर वही जो स्कूटी में, कार में पीछे का देखने के लिए होता है, जो सीधी इमेज तो बनाएगा पर छोटी बनाएगा। अब मान लो मैंने कॉन्वेक्स मिरर लिया जो छोटी छोटी इमेजें बना रहा है। अब मैंने बॉल को यदि 5 फुट ऊपर रखा, 5 फुट ऊपर रखा, 5 फुट ऊपर रखा, ठीक है, तो इमेज में तो वो 5 फुट ऊपर नहीं होगा क्योंकि छोटी इमेज बना रहा है। तो वो माना मैंने यहाँ जमीन से 5 फुट ऊपर उठा रखा है, तो इमेज में वो जमीन से मान लीजिए 2 फुट ही ऊपर रह गया या 3 फुट ऊपर रह गया। एग्री करते इस बात से, ऐसा ही हुआ होगा इमेज में। मैंने यहाँ जमीन से 5 फुट ऊपर उठाया, वो जमीन से मात्र 3 फुट ऊपर उठा। अब जब मैं बॉल को छोड़ूंगा, बॉल वहां पे भी नीचे जाएगी, ये भी नीचे जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि पहले वो जमीन से टकरा जाए, क्योंकि इमेज तो वो उसी की है कि पहले वो टकराएगी जमीन से, क्योंकि वो 3 फुट ऊपर है। बस बोलो, हाँ पहले वो टकराएगी शायद, आई थिंक सो, क्योंकि वो तो 3 फुट ऊपर थी।
है ना, कुलदीप कह रहे हैं हाँ पहले वो टकराएगी। ए मेरे भगवान, ओ भाई मारो मुझे मारो, ओ भाई मारो मुझे। यार एक बार बता कुलदीप, वो कैसे टकरा जाएगी जमीन पे? पहले इमेज तो वो उसी की बन रही है? तो जैसे जैसे बॉल नीचे जा रही है वैसे वैसे वो भी जा रही होगी, वो अपने आप वेलोसिटी एडजस्ट कर लेगी, और जिस पल वो जमीन पे टकराएगी उसी पल वो, ठीक है, जमीन पे टकराएगी। जिस पल मेरी तरफ से बेटा ठीक आ रहे हैं सिग्नल बेटा फोन का, मेरे पास तो बढ़िया सिग्नल आ रहे हैं, नहीं? तो जिस पल वो जमीन पे टकराएगी उसी पल वो जमीन पे टकराएगी। फिर जिस पल वो ऊपर उठेगी वो भी ऊपर उठेगी, वो अपनी मैक्सिमम उठेगी, वो अपना मैक्सिमम उठेगा, वो वापस अपने 5 फुट हाइट पे आ गया, वो वापस अपने 3 फुट पे आ गया, फिर पलटेंगे। अब आप बताओ, दोनों एक साथ अपने अपने मैक्सिमम अचीव करते हैं, दोनों एक साथ पलटते हैं, दोनों एक साथ फिर नीचे से टकरा के उठते हैं, इसे भी सेम फेज बोलते हैं। मैंने एक दिन ग्राफ बताया था, जैसे कोई साइन का ग्राफ ये है और किसी का ग्राफ ये है, तो ये दोनों ग्राफ सेम फेज में है, दोनों एक साथ जीरो अचीव करते हैं, दोनों एक साथ अपना अपना मैक्सिमम अचीव कर रहे हैं एक ही टाइम पर, दोनों फिर एक साथ जीरो हुए, दोनों एक साथ पलटे, तो इन दोनों ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड भले ही सेम नहीं है पर ये सेम फेज है, सेम फेज है। ठीक है, एक और मैंने आपको बताया था, जैसे म्यूजिक कंसर्ट चल रहा है, 10 लोग मान लो बांसुरी बजा रहे हैं, तो 10 लोगों की उंगलियां एक सी चल रही होंगी सेम फेज में, तभी एक सुर निकल रहा होगा, तभी एक म्यूजिक आप सुन पा रहे हो, नहीं तो ठीक है सभी बांसुरी बजा रहे हैं तो सभी की बांसुरी के प्लेयर की उंगलियां सेम फेज में चल रही होंगी, एग्री करते हैं हम, सभी एक जैसा सुर निकाल रहे हैं, 10 की 10 बांसुरी। अब आप किसी एक बांसुरी पे जाके माइक लगा दो, उस बांसुरी की आवाज का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा ना, वो आपको स्पेशली सुनाई देगी, लेकिन बाकी की 9 बांसुरी भी तो वही सुर निकाल रही है, इसको बोलते हैं सेम फेज। अब आप बताइए, मुझे बताइए, शायद यहां से लेके यहां तक सभी पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं कि नहीं? नोट को छोड़ देना, क्योंकि नोट तो वाइब्रेट ही नहीं कर रहे। क्या ये पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, सेम फेज में। हाँ बेटा, भूमिका ने तो आंसर एक्स, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक, ये सभी सेम फेज में कर रहे हैं, सेम फेज में। लेकिन कौन कौन? द पार्टिकल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड, मैं सिर्फ इनकी गारंटी ले रहा हूं। लेकिन देखो ये रहा नोड, तो ये रहा एक सेगमेंट, लेकिन यदि मैं 2 कॉन्जिक्यूटिव सेगमेंट की बात करूं तो क्या ये भी सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं? देखना, क्या ये दोनों, ये वाले पार्टिकल, देखो ये सारे पार्टिकल आपस में सेम फेज में, लेकिन क्या, और ये वाले पार्टिकल सेम फेज में, लेकिन क्या ये और ये सेम फेज में है क्या? अच्छा ये बताओ, क्या मेरे ये दोनों हाथ सेम फेज में है? इसे नहीं बोलते सेम फेज, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट अपोजिट फेज। सावधान, अपोजिट फेज किसे बोलते हैं? एग्जैक्ट। देखिए मेरा ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पर, फिर एक साथ मीन पोजीशन पर आए, लेकिन फिर पलट गए, मतलब मीन पोजीशन पे एक साथ आए लेकिन अपोजिट फ्लो के साथ, एक साथ अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम करी लेकिन अपोजिट एक्सट्रीम, इसको बोलते हैं जस्ट अपोजिट फेज। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि ये सारे पार्टिकल और ये सारे पार्टिकल एग्जैक्ट अपोजिट फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं? एग्री करते हो नहीं करते हो? एग्जैक्ट अपोजिट फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं नहीं कर रहे, बोलो, है ना? ठीक, तो ये स्टैंडिंग वेव की वो प्रॉपर्टीज है जो आपको ट्रैवलिंग वेव में नहीं मिलेंगी। ट्रैवलिंग वेव में बताना, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन कैसे डराइव हुई थी? ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन ही इस आधार पर डराइव हुई थी कि इसमें कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल सेम फेज में होते ही नहीं है। याद करो, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन ही डराइव कि पहले एनर्जी इस पे पहुंचेगी, उसके थोड़ी देर के बाद इस पे पहुंचेगी, पहले एनर्जी इस पे पहुंचेगी, फिर थोड़ी देर के बाद इस पे पहुंचेगी। समझ में आ गया? तो वहां तो हम ये मान के तो डेरिवेशन करते हैं कि द पार्टिकल्स इन अ वेव, इन अ ट्रैवलिंग वेव आर नॉट। चलिए कंटिन्यू करते हैं, इसमें पढ़ाने को बहुत कुछ है और मैं पढ़ाता रहूंगा, एक बार आप विजुअलाइज कर जाओगे तो फिर इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ही लुल्ल टॉपिक लगेगा फिर आपको ये। ठीक, तो यानी हमें यह भी पता चल गया 2 कॉन्जिक्यूटिव सेगमेंट के पार्टिकल, देखो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऐसे करके चलेंगे पार्टिकल ऐसे। अब वो अपनी, देखो नेगेटिव एक्सट्रीम पर है, वो अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, जब वो अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर थे तो ये अपनी, तो कॉन्जिक्यूटिव सेगमेंट के पार्टिकल अपोजिट फेज में होंगे। हाँ, तो मैं ट्रैवलिंग वेव में बता रहा था, ट्रैवलिंग वेव में पार्टिकल कॉन्जिक्यूटिव सेम फेज में होते ही नहीं है। दूसरी चीज, ये जो नोड होते हैं ना, क्योंकि ये ढीठ हो चुके होते हैं, ये हिलते ही नहीं है, अब इन्होंने तो वेव का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, इसीलिए इन्हें वेव नहीं बोलती, मतलब एक्चुअल में वेव नहीं है, बस इनका नाम रख गया है कि जो मैंने डायलॉग बोला था कि प्रथम नाम का बच्चा भी क्लास में 3rd आता है या फेल हो जाता है, ठीक है, खुशबू नाम की लड़की भी पास देती है, तो कभी कभी नाम पे नहीं जाना चाहिए। तो ये जो नोड है हिलते नहीं है। अब वेव कैसे चलती है? याद करो, वेव चलने का जो मैंने बताया था, वेव का जो तरीका है चलने का, या इसी को देख लो, ये अपनी एनर्जी इसको देगा, फिर ये अपनी एनर्जी इसको देगा, फिर ये अपनी एनर्जी इसे देगा, तब चलेगा। अब यदि मैं किसी पॉइंट को कस के पकड़ लूं,
कस के हिलने ही नहीं दूं तो फिर तो एनर्जी आगे जा ही नहीं सकती। या इसको ऐसे समझो, यदि मैं कई सारे पेंडुलम लटका दूं, ठीक है, कई सारे पेंडुलम, ये भी तो वेव है, इसको भी वेव में एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब यदि मैं इस पेंडुलम को छोड़ दूं यूं करके तो टक 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 एनर्जी आगे बढ़ेगी, कितनी बार बता चुका हूं मैं। अब ये एनर्जी इसको देगा, फिर ये इसको देगा, ये हिलेगा, ये इसको देगा, ये ऑक्सीलेट करेगा। अब इमेजिन करो मैं इस पेंडुलम को कस के पकड़ लूं ढीठ बन के, और इससे मना कर दूं तू हिलेगा ही नहीं, मना क्या कर दूं, पकड़ लिया मैंने, ठीक। हाँ अब सुनिए, हाँ बेटा कंसेक्यूटिव, एक मिनट अभी दूंगा आपकी बात का जवाब दूंगा। यदि इमेजिन करो मैंने इसे कस के पकड़ लिया तो ये टक इससे टकराए, फिर ये इससे टकराए, फिर इससे टकराए, और इसे मैं हिलने ना दूं, तो क्या इतने रीजन की एनर्जी यहां ट्रांसमिट होगी? बताओ, ये एनर्जी जो इधर जा रही है यहां तक आ गई, क्या ये एनर्जी यहां आगे ट्रांसमिट होगी? यदि मैं इसको लॉक कर दूं, हिलने ना दूं तो टक 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 टक, इसे हिलने नहीं दूं, नहीं होगी ना। तो इसका मतलब ये भी तो वही पॉइंट हो गया, ये हिल नहीं रहा। तो जब ये हिल नहीं रहा, इसका मतलब इधर की एनर्जी इधर और इधर की एनर्जी इधर नहीं जा सकती, जा ही नहीं रही होगी, तो ये तो ट्रैवलिंग वेव है ही नहीं, वेव ही नहीं है, ये वेव की डेफिनेशन ही खत्म कर दी इसने, जब ये पार्टिकल हिल ही नहीं रहा। तो इसका मतलब स्टैंडिंग वेव में देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर या एंड गोइंग पॉइंट तक, जबकि ट्रैवलिंग वेव में इधर की एनर्जी एंड तक जाएगी, बिल्कुल एंड तक जाएगी। इसमें इधर की एनर्जी एंड तक नहीं जाती, क्योंकि बीच बीच में नोड बने हुए हैं, कैसे ट्रांसफर करने देंगे एनर्जी। उनका ने क्वेश्चन पूछा, सर दो कॉन्सेक्यूटिव सेगमेंट के एम्पलीट्यूड सेम होंगे? एम्पलीट्यूड तो किसी का सेम होता ही नहीं है। आप शायद क्वेश्चन मैं सही कर देता हूं, ये और इसका एम्पलीट्यूड सेम होगा, इसका और इसका, इसका और इसका एम्पलीट्यूड सेम होगा, वरना इसका और इसका एम्पलीट्यूड कैसे सेम हो जाएगा? मतलब इसका और इसका, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्टिकल जो होंगे ना, देखो इनका इनका आपस में एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड आप सेम बोल सकते हो, हाँ ठीक है ना। तो पहले बताइए स्टैंडिंग वेव की ये कैरेक्टरिस्टिक धीमे धीमे समझ में आ रही है ना? आ रही है ना? वीडियो दोबारा देखेंगे, दोबारा देखना, ठीक है, लिंक में डाल दूंगा, उस वीडियो को पहले देखना, ठीक। अब आ जाइए एक झंडू सी बात, बताना ये रहा नोड, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी नजर आ रही है? यदि मैं सिर्फ इतना बना दूं तो बोलो, यहां से लेके यहां तक लेंथ लैम्डा है ना, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई? लैम्डा बाई 2, यानी दो कॉन्सेक्यूटिव नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो लैम्डा बाई 2 होगी, नोड और नोड के बीच, कंसेक्यूटिव नोड, ये लैम्डा बाई 2। आप यहां पे भी देख सकते हो, बताओ यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? ये लैम्डा है ना, तो यहां से यहां तक कितनी रह गई? लैम्डा बाई 2। तो नोड और नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 होती है। ऐसे ही जब नोड और नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 होगी, तो ये भी तो एंटी नोड है, तो एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी भी लैम्डा बाई 2 ही होगी, एंटी नोड। अच्छा तो बताइए, ये तो झंडू सी बात थी, तो मैं दो नोड और नोड के बीच की दूरी पता चल गई, नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी भी लैम्डा बाई 2 दिख रही है। आप कंसेक्यूटिव, तो कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी हुई बताओ? नोड की लैम्डा बाई 2, एंटी नोड की लैम्डा बाई 2, नोड और एंटी नोड, कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी हुई? बोलो लैम्डा बाई 4, क्योंकि ये लैम्डा बाई 2, अब इनकी तो आधी और आधी होगी ना, लैम्डा बाई 4। ये थी स्टैंडिंग वेव की कैरेक्टरिस्टिक। ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव के सारे जो मैंने नोट्स में दिए सारे पढ़ना, एक भी डिफरेंस रहना नहीं चाहिए, कोई भी एक डिफरेंस यदि रह जाए तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा जरूर। मुझसे हो सकता है, मैं भी इंसान हूं, सारे डिफरेंस बता दिए, एक आध मुझसे रह गया हो, मेरे को तो याद नहीं आ रहा कि मैंने कोई और डिफरेंस छोड़ दिया हो, ठीक है, लेकिन कुछ भी यदि मैं भी इंसान हूं, भूल रहा हूं और नोट्स में लिख रहा हूं, तो मुझसे बोलना जरूर कि सर ये समझ में नहीं आया। अब देखिए स्टैंडिंग वेव की एक कोशिश और करते हैं ना, ताकि आपको वो पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपको स्टैंडिंग वेव अच्छा समझ में आ जाए। तो मैं और आप मिलकर एक कोशिश और करते हैं, ताकि स्टैंडिंग वेव को मैं वैसे तो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं थी, लेकिन हम ग्राफ के थ्रू चलें तो शायद समझा पाऊं। तो बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए, ठीक है, ये दिमाग में रख लीजिए। तो देखिए, माना एक रस्सी है, इसमें इधर से एक वेव आएगी, इधर से एक वेव आएगी, मतलब इस रस्सी में इधर से एक वेव आएगी, इधर से एक वेव आएगी, है ना, दो आइडेंटिकल वेव आएंगे अपोजिट डायरेक्शन से, ऐसे वेव आएंगी। मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज देखना, जब ये ऐसे ऐसे चलेंगी तो कभी तो ऐसा सीन बनेगा कि ऐसे वेव और उधर से जो वेव आ रही है, अच्छा एम्पलीट्यूड होंगे तो सेम, यदि मैं सेम एम्पलीट्यूड बनाऊंगा तो बसर क्या हो जाएगी, एक वेव ये रही और एक वेव ये रही, दोनों ओवरलैप करने पड़ेंगे,
तो मैं उनको सेपरेट नहीं दिखा पाऊंगा। तो थोड़ी देर के लिए मैंने एम्पलीट्यूड थोड़ी देर के लिए अलग अलग कर दिए। एक वेव सॉलिड बनाई है और एक डॉटेड वेव बनाई है, एक सॉलिड और एक डॉटेड। यदि मैं इनका एम्पलीट्यूड सेम बनाऊंगा तो दोनों सेपरेट नहीं दिखेंगे, और मैं चाहता हूं दोनों सेपरेट देखो, इसलिए मैंने थोड़ी सी बदतमीजी कर दी है। तो कभी ये वेव ऐसे सुपर इम्पोज करेंगी। अब आप बताइए, क्योंकि आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ के आए हो, तो मुझे ये बताइए, पहले उधर का मिटाता हूं, इसको चूल्हे में जाने देते हैं ना। ये तो हमने उस वीडियो को देख के डिस्कशन किए है ना। तो पहले देखिए, मुझे ये बताइए, यदि एक वेव, देखो एक वेव ऐसे हो और एक वेव भी डॉट 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 सेम एम्पलीट्यूड की, ऐसे करके उठा के इस पे ओवरलैप कर दो, ठीक है, एज इट इज ओवरलैप कर दो, तो वो ओवरलैप कैसा दिखेगा? देखिए, सॉलिड और डॉटेड, एम्पलीट्यूड सेम मानेंगे, सेम मानेंगे, सेम मानेंगे। मैं वहां तो चलो सेम दिखा सकता हूं, ए और ए सुपर इम्पोज करके सेम दिखाऊंगा तो दोनों दिखेंगे नहीं। तो पहले ये बताइए, समझ में आ गया कि नहीं? तो क्योंकि आप पास में मैं ये पढ़ा चुका हूं कि जब दो वेव ऐसे सुपर इम्पोज हुई थी, याद करो कल ही पढ़ा है, जब दो वेव ऐसे सुपर इम्पोज होने को आ गई थी तो रिजल्टेंट वेव ऐसे बनी थी। बनी थी कि नहीं बनी थी? जब दोनों वेव सेम फेज में जुड़ जाए, तो आप केवल इतने हिस्से को देखो ना, केवल इतने हिस्से को देखो, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, बताना, ए प्लस ए 2a बनेगी। और ऐसे ही यदि जरूरी है दोनों ऊपर से आ रही हो, दोनों नीचे से आ रही हो, तो है ना, तो ये और ये जब सुपर इम्पोज होंगे ए और ए एम्पलीट्यूड से, तो ये 2a एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये 2a, दिस इज रिजल्टेंट वेव। पहले बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया, कि यदि दो वेव इस तरीके से सुपर इम्पोज हो जाए, इस अंदाज में सुपर इम्पोज हो जाए, तो वो रिजल्टेंट वेव ऐसी बनेगी, जिसका एम्पलीट्यूड भर चुका होगा। इसका एम्पलीट्यूड यदि ए है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो इसका एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा, जो रिजल्टेंट वेव दिखेगी। सच्चाई है, ये तो मैंने ग्राफिक्स यूज कर लिए समझाने के लिए, लेकिन जब दो वेव सुपर इम्पोज हो जाएंगी तो ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, दिखेगा तो ये, उसका असर दिखेगा, ये दिखेगा जब वो सुपर इम्पोज हो जाएंगी। ऐसे ही, ये तो पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल, हमने कल ही यही पढ़ा था कि एक वेव ऐसे और एक वेव ऐसे सुपर इम्पोज हो जाए आगे जाके, है ना, एक ऐसे और एक ऐसे, तो रिजल्टेंट वेव खत्म हो जाती है थोड़ी देर के लिए। तो बताइए दूसरा फिगर, कि यदि एक वेव ऐसे हो और एक वेव उसमें ऐसे ऐड कर दी जाए, ऐसे डॉट 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 डॉट, है ना, दिस इज वेव y1, दिस इज y2, इसको उठा के इस पे ओवरलैप कर दीजिए, दैट इज ऐसे इक्विवेलेंट टू दिस। तो कैसा दिखेगा फिगर? ये वाली वेव सॉलिड वेव और एक डॉटेड वेव ऐसे दिखेगी, है ना। तो सच्चाई है, मैंने ग्राफिक समझाने के लिए इंडिविजुअल दिखा दिए, लेकिन जब ये ओवरलैप हो जाएंगी तो बताना, रिजल्टेंट वेव इक्वल टू ऐसी दिखेगी ना, ऐसी, सॉरी ऐसी, सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट 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 स्ट्रेट। ये समझ में आया या नहीं आया? यदि कोई दो वेव ऐसा सुपर इम्पोज करेंगी तो वो स्ट्रेट दिखेंगी, स्ट्रेट दिखेंगी, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। क्योंकि पहले बेसिक समझिए, तब मैं उस चीज पे कोशिश करूंगा कि यदि कोई दो वेव सेम फेज में ओवरलैप करें तो ऐसा रिजल्टेंट शो करेंगी, और यदि कोई अपोजिट फेज में ओवरलैप करें, एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से ओवरलैप कर जाए, देखो इसका तो क्रस्ट, इसका ट्रफ ओवरलैप कर गया, तो फिर आपको सीधी वेव बन जाएगी। क्या बताना, समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया या नहीं आया? तो आगे कोशिश की जाए समझाने की कि क्यों स्टैंडिंग वेव में ऐसा दिखता है। ठीक, चलो ओके। अब देखिए, मान लो एक रस्सी है जिसमें दोनों तरफ से जर्क दे दिए। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, गिर गया। जब तक आज ये पूरा नहीं होगा मैं बेटा क्लास ऑफ नहीं करूंगा, ठीक है? चलिए, जब तक आप कहोगे कि नहीं, हाँ हम फुली सेटिस्फाइड है। अब एक वेव इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, डजंट मैटर, कोई भी पलट के, ऐसे भी पलट सकते हो, ऐसे भी, कैसे भी ले लो, इसको भी पलट सकते हो। एक वेव ऐसे आ रही है, एक वेव ऐसे आ रही है। अब आप देखना, जब रस्सी में यूं आ रही है तो स्टॉप, बताना ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इन दोनों का या डिस्ट्रक्टिव? ये वाला हिस्सा एक दूसरे को सब मतलब कंस्ट्रक्ट करेगा। अच्छा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बनेगा? ए या 2a या 0, इतने हिस्से में जहां ये ओवरलैप कर जाएंगे यूं करके, ये ऐसे, बताइए कितना एम्पलीट्यूड दिखेगा? बस मुझे आंसर दो इस जगह का सुपर इम्पोजिशन। यार तुम लोग बहुत लेट रेस्पॉन्ड कर रहे हो, फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता। बिल्कुल कीपैड पे उंगलियां रख दीजिए। हाँ हर्ष ठीक है,
यदि दो वेव स्टॉप, यहां पे रोक दूं मैं थोड़ी देर के लिए, तो कितना एम्पलीट्यूड दिखा? केवल हर्ष ने रेस्पॉन्ड किया। भूमिका क्या बात है, तुम्हारी स्पीड टाइपराइटर क्या है, खराब हो गया क्या? मुझे डिमोटिवेशन मिलता है इससे, फिर मुझे ऐसा लगता है देख अभी भी ढीठ बन गई, आंसर ही नहीं दे रही, छोड़ू फिर क्लास, क्या करूं? हाँ फिर से खेलते हैं, ठीक है? जो मुझे जवाब दे रहा है ठीक है, मैं बात कर लूंगा, नहीं दे रहे तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ। आपने ये देखिए, ये दो वेव आ रही है, यदि मैं केवल इतने सेक्शन को देखूं तो बेटा बताना हर्ष कितना एम्पलीट्यूड मिलेगा तुझे? सिर्फ ये वाला जितना मिला है, मैं सिर्फ उतने हिस्से ही कह रहा हूं जितना मिला है, ठीक है? उस जगह आपको 2a एम्पलीट्यूड मिलेगा। अब कितना एम्पलीट्यूड मिलेगा बेटा, ये बताओ? अब बताइए कितना? ये थोड़ा सा जब इधर खिसकेंगे तो ये देखो, उधर से कॉपी कर लीजिए, बताइए थोड़ी देर के बाद ऐसे हालात हो जाएंगे इनके। तो जितना जितना हिस्सा सुपर इम्पोज किया है, बताइए, ये पहले ऐसे था, क्रस पे क्रस सुपर इम्पोज हो रहे थे, ट्रफ पे ट्रफ, लेकिन अब क्या हुआ है चेक करो। अब मुझे प्लीज रेस्पॉन्ड करो, क्या नहीं आ पा रहा, कैच नहीं हो पा रहा, उसी जगह डबल हो जाएगा। नहीं अभी डबल हो जाएगा, ये तो उस जगह डबल हो गया क्योंकि दोनों सेम फेज में। देखिए जब दोनों वेव ऐसे सुपर इम्पोज हुई हैं तो डबल हो गया, लेकिन जब ऐसे सुपर इम्पोज हुई हैं, इसका क्रस्ट इसका ट्रफ, तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा ना। चेक करो, जब ये एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से ओवरलैप करेगा तो रिजल्ट ये जुड़ के 0 होगा ना, तब तो 0 होगा ना। ये देखिए केवल पहली वाली वेव को देखना है ना, दोबारा देखते हैं, स्टार्ट। केवल पहला वाला पोर्शन देखना, ये जो कैमरे में है, केवल कैसे बताऊं, मेरे दोनों हाथ यहाँ यूज हो गए, ये ठीक है, जो यहां से डबल ये जो ओवरलैप हो रहा है, ये यहाँ एम्पलीट्यूड कितना दिखेगा आपको स्टैंडिंग वेव का? एक बार फिर से खेलते, बताइए कितना स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड दिखेगा? यदि ये वेव ऐसे जाएंगी तो बताइए यहाँ 2a दिखेगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगी, अब आप गौर से देखो क्या हालात हो गए, मेरे दोनों हाथ घिर गए हैं, मैं केवल मुंह ही दिखा सकता हूं, मेरे दोनों हाथ घिर गए हैं इसको यूं रखने में, ठीक है? या मैं एक काम करूं, क्या करूं, आप पहले फील करो, नहीं तो फिर मेरे पास एक जुगाड़ और कोशिश करता हूं। अब यहाँ रिजल्टेंट वेव कितनी दिखेगी आप देखो, एक का क्रस्ट एक के ट्रफ, ट्रफ क्रस्ट, ये ओवरलैप हो गया बस, अब 0 दिखेगा। हाँ 0 दिखेगा, बिल्कुल ठीक। अब ये थोड़ा और आगे बढ़ेगी, अब क्या हुआ, कितना एम्पलीट्यूड जनरेट होगा रिजल्टेंट वेव का? 2a। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगी, अब कितना एम्पलीट्यूड जनरेट होगा, है ना? अब कितना जनरेट होगा? तो थोड़ा थोड़ा फील आए ना, जब दो वेव ऐसे ऐसे आएंगी, कभी 2a कभी 0, कभी 2a कभी 0 दिखाएंगी, है ना? आइए इसी चीज को मैं ग्राफ में दिखा रहा हूं, लेकिन उससे पहले यदि ग्राफ अच्छे से समझना है तो आप एक चीज और समझिए। जैसे ये रस्सी है ना, कहीं से वेव आ रही है, मतलब इस रस्सी का ये एंड हमने वैसे ही बना लिया, वेव तो कहीं और से आ रही है, जैसे ये। अब मान लो आप इसे ओरिजिन मानते हो, समझना आपको क्या करना है, इस डॉटेड लाइन के केवल इधर देखना है कि ये वेव ऐसे जा रही है ना, ऐसे। तो मुझे बताइए थोड़ी देर के बाद पता है क्या होगा, यदि ये वेव ऐसे जा रही है आगे, ऐसे लेता हूं, कहां है, हाँ ऐसे, ये वेव ऐसे, तो थोड़ी देर के बाद, सॉरी ये थोड़ी देर के बाद, 1 मिनट, हाँ ऐसे लेते, मैं पहले एक काम दोबारा बनाता हूँ, सॉरी बेटा उसे भूल जाओ, मैं इसी को सेट करके बनाता हूँ थोड़ा छोटा छोटा। आप बस एक चीज और समझिए, पक्का 101% आपके दिमाग में डाल दूंगा, ये देखिए अब ये वेव धीमे धीमे आगे बढ़ेगी, तो गौर से देखना, ये वाला जहां उंगली पकड़ रखी है, थोड़ी देर के बाद जैसे ये वेव आगे बढ़ेगी, ये वेव ऐसी तो आगे जा रही है, तो अगले टाइम पे पता है जैसे जैसे ये वेव आगे जाएगी, अभी तो ये वाले हालात है, थोड़ा ऐसे कर देता हूं इसको, देखो ये वाले हालात है, इसके थोड़ी देर के बाद ये समझ में आया, फिर कोशिश करूंगा दोबारा कि वेव ऐसे बन जाएगी, ये देखो ये देखिए, पहले बस ये कोशिश करिए समझने की कि वेव्स जैसे थोड़ा सा शिफ्ट होगी आगे, तो ये वाला हिस्सा ये यहां पे आ गया है, ये वाला जो हिस्सा है वो यहां शिफ्ट हो गया है, ये वाला हिस्सा यहां शिफ्ट हो गया। ये बस देखिए कि ये वाला हिस्सा इस लाइन के आगे आ गया है ना, ये वाला हिस्सा यहां आ गया है, देखो ये रहा,
और ये वाला आगे शिफ्ट हो गया, ये वाला और आगे शिफ्ट हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई कि जब कोई वेव चलती है तो इस तरीके से आगे बढ़ती है। अभी यदि मैं कैमरे में दिखाऊं, एक मिनट, कैमरे में किधर से, हाँ ये, तो गौर से देखना, पहले आपको सिर्फ इतना हिस्सा दिखेगा है ना कैमरे में, फिर थोड़ा और आगे आएंगे तो इतना हिस्सा, फिर थोड़ी देर के बाद देखिए इतना दिखेगा, फिर ऐसा दिखेगा, फिर ऐसा दिखेगा, फिर से देखिए यदि कोई वेव इधर से आ रही है आपके, तो पहले सपोज करो इतना दिख गया आपको, सिर्फ इतना है ना, इतना। फिर जब ये वेव आएगी तो फिर अगला आधा पोर्शन और दिख जाएगा, फिर उसके थोड़ी देर के बाद 1/4 के बाद इतना और दिखेगा ये वाला, फिर थोड़ी देर के बाद फिर इतना और दिखेगा, इतना। और ऐसी ही वेव कोई राइट से आ रही होगी इधर से, तो कोई वेव यदि इतनी दिख गई आपको, मान लो पार्शियली कैमरे में इतनी, तो थोड़ी देर के बाद ऐसे दिखेगी, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसी दिखेगी, यानी अब ये हिस्सा भी ऐड आगे आगे होगा, थोड़ी देर के बाद ये। क्या ये फील आ गया? ये तो सिंपल चीज है, ये तो सिंपल है ना, ये तो समझ में आ गया ना, ये तो सिंपल है ना कि कोई वेव ऐसे चलेगी तो आपको अगला पार्ट क्या बनाना है, फिर थोड़ी देर के बाद अगला पार्ट क्या बनाना है। यदि ये समझ में आ गया तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। माना एक वेव, मैं केवल इतने हिस्से में कंसंट्रेट कर रहा हूं, मतलब एक मिनट, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बेटा, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बता दूं तो मेरे को आत्मसंतुष्टि बहुत मिलेगी। हालांकि आप लोग ढीठ बन गए थे, आज मेरे दिमाग में भूमिका बेटा तेरी गलत इमेज बन रही है, ठीक है, हाँ सीरियसली। तो गलत और सही आंसर देने के पे मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन आपने ये ढाल लिया कि नहीं आंसर देना ही नहीं है, तो मुझे ये नहीं लगता ना कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। मतलब देखिए वो लाइन थोड़ी आड़ी टेढ़ी तिरछी हो सकती है, ठीक है, वो लाइन आड़ी टेढ़ी तिरछी हो सकती है, क्या ठीक है, नेटवर्क नहीं आ रहे थे, अच्छा अच्छा कब तक अपनी गलती का ठीक रहा नेटवर्क पे पढ़ते रहोगे भाई, चलो मान ली, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं ह्यूमन बीइंग हूं, इतना आप मुझे फ्रीडम दे सकते हो कि ये लाइन आड़ी टेढ़ी तिरछी हो सकती है। अब देखिए कोई वेव इधर से आ रही है, मैंने इस लाइन के इधर का फोटो नहीं दिखा रखा, इसका इधर नहीं दिखा रखा, एक लाइन देखो वेव ऐसे आ रही है, प्लीज देखना है ना। ओहो मजा आएगा बेटा यदि आप इसको एंजॉय करोगे तो। ये है इधर से चलने वाली वेव जो इधर से आ रही होगी, मैंने इसके इधर का पार्ट नहीं दिखा रखा, मतलब इतनी सारी रस्सियां हैं, मतलब रस्सी है, रस्सी में इतनी सारी वेव है, ठीक है, पीछे से आ रही होंगी, आप इस कैमरे में दोनों को देखिए, आपको बस इतना इतना हिस्सा दिखा है दोनों का, बस इतना इतना हिस्सा दिख रहा है बस, और पीछे से आ रही होंगी कहीं से, ठीक है। ये बस हम जो जो इसको हम ग्राफ में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तो इसका मतलब इसके इधर वेव है जो मैंने डॉट डॉट बना दी, ऐसे आ रही है, और इधर से एक वेव आ रही है। अब मैं अलग कलर इस्तेमाल कर रहा हूं, या क्योंकि ये डॉटेड इस्तेमाल कर रहा हूं उस वेव के लिए, और उसका भी एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन सेम में फिर बसड़ हो जाएगी कि उसका एम्पलीट्यूड सेम है तो मुझे यू बनाना चाहिए। अब आपकी इच्छा है वो वाली वेव कहां से स्टार्ट करना चाह रहे हो, देखो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इधर से आ रही है एक वेव, ये तो एक वेव होगी, इधर से आ रही है जो लेफ्ट से राइट, क्योंकि यदि आपको स्टैंडिंग वेव समझना है तो दो वेव माननी पड़ेगी ना, एक इधर से आ रही है एक इधर से, तो इधर से आने वाली वेव तो मैंने ड्रॉ कर दी कि ऐसे ऐसे कर रही है, और माना ये t इक्वल टू 0 का फिगर है, माना ये t इक्वल टू 0 का फिगर है, ठीक, इधर से भी तो एक वेव आ रही होगी, चलो मैं नीचे से ड्रॉ कर लेता हूं। तो अब एक वेव डॉटेड, ध्यान रखना एम्पलीट्यूड एक ही मानना है, मैं थोड़ा अलग इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको दोनों वेव सेपरेटली दिखे, ठीक है। क्या डॉटेड वेव दिख पा रही है आपको, ये बताओ आप, क्या डॉटेड वेव दिख पा रही है कि नहीं दिख पा रही है, ये बताओ। सॉलिड तो मैंने दिखा दी, डॉटेड वेव दिख पा रही है कैमरे में, ठीक, वो ये जो डॉटेड वेव है वो ऐसे जा रही है, एक इधर से एक इधर से, ठीक, तो ये तो t इक्वल टू 0 का फिगर है, तो मुझे ये बताइए थोड़ी देर के बाद t इक्वल टू t/4 पे, t इक्वल टू यानी थोड़ी देर रुकी हुई कोई वेव नहीं है, दोनों ट्रैवलिंग वेव है, तो t इक्वल टू t/4 पर t इक्वल टू ये वेव 1/4 और आगे आ चुकी होगी, ये वाली वेव 1/4 आगे। तो अभी मैंने जो मेहनत की थी कि जब कोई वेव ऐसे ऐसे बढ़ती है तो पहले इतना 1/4 हिस्सा ये, फिर 1/4 हिस्सा ये दिखेगा,
फिर थोड़ी देर के बाद ये वाला 1/4 हिस्सा दिखेगा, फिर थोड़ी देर के बाद ये। तो ये वेव कहां से स्टार्ट करनी चाहिए मुझे, अब आप ये बताइए बस। लेफ्ट ये जो जा रही है y1, वो मुझे मतलब पहला ऑप्शन यहां से स्टार्ट करनी चाहिए, ये है मेन पोजीशन, या ऊपर से स्टार्ट करनी चाहिए या नीचे से स्टार्ट, 3 ऑप्शन दिए मैंने। बताइए अगली वेव की जो ड्राइंग है T/4 पे, ये जो सॉलिड वाली वेव है जिसे y1 बोल रहा हूं, जो इधर जा रही है लेफ्ट से राइट, वो मुझे कहां से ड्रॉ करनी स्टार्ट करनी चाहिए, बीच में से, ऊपर से, नीचे से? बताओ। आप साथ दोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो मैं जो बोलूंगा वो हाँ करना पड़ेगा। वेरी गुड भूमिका, अब तो ठीक है बेटा, सुधर गई तू तो। सही आंसर तेरा भूमिका। हाँ बेटा ये बताइए, अब मुझे यदि ये वाली वेव ड्रॉ करनी है, सॉलिड वाली वेव, हर्ष ने भी ठीक आंसर दिया, यानी समझदार बच्चे हो। तो अब देखिए सॉलिड वेव, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये आगे खिसक गया होगा ये, और बाकी की एक बार बस ये ऐसे देखना, यहां तक समझ में आ गया ना? यानी ये वेव आगे खिसक चुकी होगी 1/4। बिल्कुल ठीक जवाब दिया। ये वाला देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, वो ये रहा, फिर ये वाला कहां है, पीछे से आ रहा है, ये वाला जो यहां शिफ्ट हो गया। ऐसी अब मुझे ये बताइए, इधर से डॉटेड वाली वेव आ रही है, उसे कहां से ड्रॉ करूं, बीच में से, नीचे से, या ऊपर से? कहां से ड्रॉ करूं? जो इधर से आ रही है, जो इधर से आ रही है उसे कहां से ड्रॉ करूं? एक दो बार परेशान करूंगा, फिर बाकी मैं खुद ही सिमिलर टर्म यूज कर लूंगा। वेरी गुड भूमिका। उसको कहां से ड्रॉ करूं हर्ष? ऊपर से, क्योंकि बिल्कुल ये, क्योंकि ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन इधर शिफ्ट हो गया है, ये देखो ये यहां शिफ्ट हो गया है, तो ये ऊपर से ऐसे आ रहा होगा, बाकी को कंटिन्यूटी में ड्रॉ कर दो। एम्पलीट्यूड सेम है, सेम है, सेम, ठीक है। फिर मुझे बताइए T=T/2, यानी फिर T/4 के बाद ये वाली, ये सॉलिड वाली वेव, ये थी मेन पोजीशन। बताओ कहां से स्टार्ट करूं, सॉलिड वाली वेव कहां से स्टार्ट करूं? सॉलिड वाली वेव, सॉलिड वाली वेव, ये मैं मेन पोजीशन से, ऊपर से या नीचे से? बताओ सॉलिड वाली वेव जो इधर जा रही है, कहां से स्टार्ट करूं, मेन पोजीशन से, ऊपर से, नीचे से? हाँ वेरी गुड हर्ष, ठीक। ये यूं स्टार्ट होगी, ये ऐसे। अब बेटा मैंने कहा ना कंप्यूटर नहीं हूं, इसलिए मैंने कुछ लाइनों का सहारा लिया है। ये समझ में आ गया बेटा? देखना ये वेव आगे शिफ्ट होती जा रही है ना, ऐसी। अब सॉलिड वाली कहां से बनाऊं? सॉलिड वाली ये वाला हिस्सा यहां शिफ्ट हो गया होगा, ये तो ये वाली डॉटेड ऐसे, मुझे ये डॉटेड, हालांकि एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन सेम एम्पलीट्यूड ड्राइंग में दिखाऊंगा तो सेपरेटली नहीं दिखा पाऊंगा, आपको एम्पलीट्यूड सेम इमेजिन करना है। डॉटेड वेव, हालांकि ठीक है। चलिए ये दूसरी वेव, वैसे तो मैं इतने में ही समझा देता हूं। अब एक काम करते हैं, यदि इतने में ही समझ जाओ आप तो देखिए, यदि इतने में ही समझ जाओ तो अब आप एक चीज नोटिस करिए, या एक और फिगर बना लेते हैं, कोई बात नहीं, जब इतनी मेहनत की 3T/4 टी तो आएगा। अब ये मैं अपने आप कर देता हूं आपसे पूछे बिना, जब आपने तो ये वेव इतना और शिफ्ट हो गई होगी ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये वाला हिस्सा इधर शिफ्ट हो गया होगा और इधर वाला हिस्सा आगे आ गया होगा। सेम इसमें ये ऐसे शिफ्ट हो गया होगा, ये वाली वेव, यानी इसमें दो वेव आ रही हैं, एक, सॉरी डॉट डॉट बनाना है ना, ठीक है। ये एक तरीके से इस चीज को आपने ग्राफ पर ले लिया है, ये जो होता जा रहा है स्लोली 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 स्लोली, उसको आपने ग्राफ पे ले लिया है। अब जितने हिस्से में, अब आ जाइए, सच्चाई ये है मैंने दो इंडिविजुअल वेव बना जरूर दिए, लेकिन जब दो वेव सुपर इम्पोज होती हैं तो वो इंडिविजुअल नहीं दिखती, उनका रिजल्टेंट दिखता है। जब दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं तो वो इंडिविजुअल नहीं दिखती, वो रिजल्टेंट दिखता है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं y1 y2 ये वाली और ये वाली मिटा के रिजल्टेंट वेव बनाने जा रहा हूं, और रिजल्टेंट वेव, ठीक है। अब बताइए, बताना रिजल्टेंट वेव सी टाइप की होगी या डी टाइप की होगी, ये बता दो बस। सी फॉर कंस्ट्रक्टिव, डी फॉर डिस्ट्रक्टिव। बताइए, यहां रिजल्टेंट देखो, क्रस्ट पे क्रस्ट सुपर इम्पोज हो रहा है, ट्रफ पे ट्रफ हो रहा है, फिर क्रस्ट पे क्रस्ट हो रहा है, ट्रफ पे ट्रफ हो रहा है, क्रस्ट पे क्रस्ट। तो जो रिजल्टेंट ड्रॉ होगा वो सी या डी, सी या डी, बिल्कुल ठीक। तो रिजल्टेंट बनेगा सी। देखो अब इसका मतलब देखिए, a प्लस ए 2a, एम्पलीट्यूड मैंने बढ़ा दिया। ये जो मैं ऑरेंज कलर अच्छा कलर दिख पा रहा है, ऑरेंज कलर नहीं,
ऑरेंज कलर दिख पा रहा है या नहीं? देखना ऑरेंज कलर दिख पा रहा है ये रिजल्टेंट वेव है। अब सुनिए, आपको ना तो y1 दिखेगा ना y2 दिखेगा, उसका रिजल्टेंट इंपैक्ट दिखेगा, सेम है। तो एक काम करता हूं, अरे सेम दिख रहा है, देखना एक मिनट, ये कलर दिख रहा है, चलो रहने दो, कोई नहीं, रिजल्टेंट तो दिख ही रहा है ना, चलो कोई नहीं, क्या कर सकता हूँ बेटा, कैमरे में नहीं आ पा रहा, और कोई कलर पता है, फिर वो बहुत हल्का होगा, वो दिखा नहीं पाएगा। ये हल्के कलर, देखना ये दिख रहा है कलर, ये भी सेम ही दिख रहा होगा आपको, ये देखना, छोड़ो चलो कोई नहीं, छोड़ो कोई नहीं, तो कोई नहीं। अब मैं एक काम करूं, आप मुझे अलाउ करो, तो मैं फिलहाल मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इन्हें हटा दूं, किन्हें हटा दूं? एक्चुअली आपको वो इंडिविजुअल वेव दिखेंगे ही नहीं, आपको तो ये दिखेगी रिजल्टेंट वेव, यानी वेव ऐसे दिखेगी, ये इस पल पे t=0 पर ये सीन दिखेगा आपको, ओके, ये वाला सीन दिखेगा t=0 पर। होपफुली आप समझ गए, ठीक है। अब सुनिए, इस केस में इस टाइप का सुपर इंपोजिशन हो रहा है, देखो इस टाइप का सुपर इंपोजिशन हो रहा है, इस टाइप का, और जब ये सुपर इंपोजिशन होता है तो रिजल्टेंट वेव खत्म हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। तो बताना, इसका इसका माइनस ए सुपर इंपोज हो रहा है, इसका जितना उतना उसका नेगेटिव हो रहा है 0, तो रिजल्टेंट वेव देखना ये बनेगी, समझ में आया? रिजल्टेंट वेव ये बनेगी, देखो ये वाली जो मैंने थोड़ी मोटी बना दी है, रीजन आपके हाथ में होना चाहिए कि क्यों अब की बार रिजल्टेंट 0 बन रहा है। कोई भी रस्सी का पार्टिकल हिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो अब इसे मिटा दूं, क्योंकि हमें इंडिविजुअल वेव नहीं दिखेंगी, सच्चाई ये है, इंडिविजुअल वेव नहीं दिखेंगी, इंडिविजुअल वेव नहीं दिखेंगी, इंडिविजुअल वेव नहीं दिखेंगी, हमको तो रिजल्टेंट वेव दिखेगी, जो कि ऐसा है। आपने देखा रस्सी पल भर के लिए सीधी हो गई है, पल भर के लिए पूरी फ्लैट हो गई है, जबकि ट्रैवलिंग वेव में ये मौका नहीं मिलता, ठीक है, कोई बात नहीं। अब रिजल्टेंट वेव बनाओ, अब रिजल्टेंट वेव बनाओ, अब बताइए ये इस टाइप का है बोलो, इस टाइप का है बोलो, क्योंकि देखो सेम फेज में जुड़ रही है, ट्रफ पे ट्रफ, ट्रस पे ट्रस। अब रिजल्टेंट वेव ऐसे बनेगी, ये रिजल्टेंट वेव ऐसे बनेगी 2a एम्पलीट्यूड की, इसलिए मैं एम्पलीट्यूड बढ़ा के और दिखा रहा हूं, ठीक। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, हटो यहां से, क्योंकि तुम तो दिखोगे ही नहीं, दिखूंगी तो मैं दिखूंगी, ठीक है। चलिए, अब ये जो मैं डार्क बना रहा हूं ये है वेव, ठीक, और फिर यदि आप देखोगे तो रिजल्टेंट वेव इसमें ये दिखेगी, ओके। बनाने को आप अगला फिगर भी बना सकते हो, लेकिन मैंने अभी इतने से मुझे लगता है सीख जाओगे आप। अब ये हो रहा होगा काफी जल्दी जल्दी, जो हमने बहुत स्लो मोशन में समझा है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, एक्चुअली आपको ये दिखेगा, जब ये दो वेव सुपर इंपोज करेंगी ना, ये दो वेव सुपर इंपोज करेंगी, तो आपको ये रिजल्टेंट दिखेगा। अब आप इस पॉइंट को गौर से देखिए, देखिए इस पॉइंट को गौर से देखिए, इसका डिस्प्लेसमेंट 0, फिर रस्सी के इसी पॉइंट को देखिए, ये तो अभी भी वहीं पर है, रस्सी के इस पॉइंट को देखिए, ये तो हिल ही नहीं रहा, रस्सी के इसी सीध में देखिए, ये पॉइंट तो हिल ही नहीं रहा, ना इसको यहां उछलने का मौका मिला, ना इस इंस्टेंट पे उछलने का मौका मिला, रस्सी का ये पॉइंट अभी भी यहीं पर है, रस्सी का ये पॉइंट यहां पर है, रस्सी का ये पॉइंट यहां पर है, लेकिन ये वाला पॉइंट, रस्सी का ये पॉइंट अभी यहां पर है ऊपर, इस वाले इसको मैं, अच्छा इनको डॉट लिख देता हूं और इनको क्रॉस बना देता हूं, क्रॉस, क्रॉस माने एंटी नोड, बताना ये पार्टिकल इस समय यहां पर है, फिर थोड़ी देर के बाद वो यहां आ गया, यानी ये जो क्रॉस है ये तो उछल कूद मचा रहा है ना, कभी ऊपर जाएगा, कभी बीच में मीन पोजीशन पे आएगा, फिर नीचे भी जाएगा, फिर वापस आएगा, तो इस क्रॉस को देखिए, ये तो उछल कूद मचा रहा है, लेकिन ये वाला पॉइंट ना तो इस समय ऊपर है, ये ना इस समय ऊपर नीचे कहीं है, ना इस समय ऊपर नीचे कहीं है, ना ये इस समय कहीं ऊपर नीचे है। अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है, तो रस्सी में नोड पता चल गए, नहीं पता चल गए, ये सुपर इंपोजिशन होता ही इस अंदाज में कि कुछ पार्टिकलों को श्राप मिल जाएगा कि वो हिलेंगे नहीं। ऐसे इस पॉइंट को देखिए, ये वाला रस्सी का पॉइंट, ये जो रस्सी का पॉइंट है, ये इस समय यहां पर है, बिल्कुल मीन पोजीशन पे, इस समय भी तो वो वहीं पर है, इस समय भी तो वो वहीं पर है, इस समय भी तो वो नीचे ही है, पता ना रस्सी यहीं पर है, वो उठा ही नहीं है, तो इस पॉइंट को मैंने डॉट बना दिया यानी नोड, और इस वाले को क्रॉस मार दीजिए, ये देखो चल रहा है, खूब उछल कूद मचा रहा है। अब बताइए स्टैंडिंग वेव समझ में आई या नहीं आई, यानी हो क्या रहा होगा, कुछ पॉइंट परमानेंटली रेस्ट में,
अब ये सेगमेंट ऊपर है लेकिन ये नीचे, आप चेक करो, फिर दोनों सब सीधे हो गए, फिर ये वाला सेगमेंट यहां से नीचे चला गया और ये वाला सेगमेंट ऊपर पहुंच गया। अब बताइए ये विजुअलाइजेशन, जो मेरे सस्ता विजुअलाइजेशन, जुगाड़ वाला विजुअलाइजेशन, समझ आया या नहीं आया कि क्या और इसमें तो कई सारे सेगमेंट बने हैं, कई सारे सेगमेंट बन रहे हैं। क्या मेरी मेहनत में मान लो पार्शियल सफल हुई नहीं हुई, कि क्या होता है स्टैंडिंग वेव में हो रहा होगा। थैंक यू बेटा, पक्का। फिर आज का काम नोट्स में से सारी थ्योरी पढ़ लेना, कल मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा वो भी समझ में आ जाएगी, एक बार बस यहां और यहां फिट हो जाए, ठीक है। और यदि ये समझ में आया तो बेटा एक्चुअली देखो a+b का होल स्क्वायर तो हर कोई पढ़ा लेगा, चलो छोड़ो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ठीक। हाँ, और एक और बार देख लीजिए, और कोई पॉइंट दिख रहा हो, जैसे ये पॉइंट है, ये यहां पर भी रेस्ट पे है, अभी भी नहीं हिला, अभी भी नहीं हिला, तो दीज आर द नोड्स, हिलेंगे ही नहीं ये होता है बेटा। चलिए बेटा